तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज़ आप सभी तक जा रही होगी। तो बेसिकली आज के जो लेक्चर में अपन डिसाइड करने वाले हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी में भी आता है और आपके इन्वायरमेंट में भी, एंड साइंस टेक का भी पोर्शन है। ठीक है, साइंस एंड टेक का कैसे पोर्शन है आई विल डिस्कस, डोंट वरी, बताऊँगा। साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो एक जगह से नहीं, एक टॉपिक से नहीं, जबकि मल्टीपल टॉपिक्स और सब्जेक्ट से लिंकेजेस हैं इसके। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे ज्योग्राफी से भी ये इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब भी आप फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ते हो, प्लैनेट्स पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करी जाती है। साइंस टेक में जब हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल्स पढ़ते हैं या पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो ओवरलैप करते हैं इस टॉपिक से। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले क्रोनोलॉजी तैयार करी है कि आपको मैं सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी बताऊं, ठीक है, इसका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, देन अपन आएंगे नेबुलर हाइपोथेसिस पे आएंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, देन फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, है ना। जब हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ तक सारे टॉपिक कर लेंगे तो वहाँ से हर चीज़ समझना आसान हो जाता है। उसके बीच में जो बहुत लंबा टाइम आप देख रहे हो, जैसे कि बिग बैंग जो हुआ था, ये हुआ था 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो। कैन यू इमेजिन 13.6? तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड है ना। तो इस टाइम पीरियड से पहले, ठीक है, क्या था उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स है उसका रेफरेंस यहीं से आता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी से भी इंटरलिंक है, इकोलॉजी से भी है, और आपके साथ ही साथ साइंस एंड टेक से भी है। तो ये जो टॉपिक है तीनों में काम आने वाला है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखना। इधर आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, इधर आप इन्वायरमेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इन्वायरमेंट में तो उतना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको ये चीज़ पता चलती है तो कैसे रोटेशन वगैरह, ठीक है, किस तरीके से लाइफ एग्जिस्ट करी है, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, ये सारी कैसे गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ से भी आप ट्रेस कर सकते हो ओरिजिन को, ठीक है। तो देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, ठीक है, कि कैसे ये थ्योरी आई, कैसे ये वर्ड आया। ऑल्दो ये हिस्टोरिकल एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड, किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके बेसिक्स यहीं से है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी मैटर, मैटर क्या है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, क्वार्क्स क्या है, ये सारी चीज़ों का ओरिजिन ही यही है। तो अपन देखेंगे कि बिग बैंग जो है, जब हुआ, बिग बैंग जब हुआ, तो उसके 1 सेकेंड में या 1 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में क्या क्या चीज़ें फॉर्म्ड हुई। अगर ये सारी चीज़ों को अपन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे अपन, एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक, है ना। जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे साइंस टेक के आपने देखे होंगे क्वेश्चंस वगैरह या थ्योरी वगैरह जो आते हैं, ठीक है, वहाँ से ही आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, देर ना करते हुए। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जा रहा हूँ, ये क्योंकि नाम बिग बैंग थ्योरी इन्होंने नहीं दिया, जॉर्ज लेमात्रे ने नहीं दिया। कैसे इसकी ओरिजिन हुई मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड स्टार्ट होता है आइंस्टाइन से, ठीक है। आइंस्टाइन का क्या मानना था, जस्ट वेट गाइस, इनका मानना था कि होल वर्ल्ड इज स्टैटिक। होल वर्ल्ड इज स्टैटिक, ठीक है। इनका मानना था कि लार्ज स्केल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, या लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज, क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। इसका मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो एक तरीके से क्या है, स्टैटिक हैं। तो दिस इज द आइडिया बाय आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन का ये आइडिया था, और इन्होंने साथ ही में एक कांस्टेंट दिया था जिसका नाम था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, ठीक है, ये सिंबल है। तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उन्होंने एक आइडिया दिया, ठीक है, कि भाई
ये कांस्टेंट है जो रिपल्सिव फोर्स को बताता है, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आइंस्टाइन का स्टैंड क्या था यूनिवर्स को लेकर के, कि यूनिवर्स इज स्टैटिक, दैट मच ओनली यू नीड टू नो। अरे यस और नो, क्लियर हो गया। एंड दिस आइडिया, ठीक है, ये जो आइडिया है वाज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता होगा आइंस्टाइन ने दो चीजें दे रखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यस और नो, तो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उन्होंने ये चीज़ दी। क्लियर हो गया। ये बात है 1917 की, कब की? 1917 की। क्या ये स्टैंडर्ड आपको समझ में आया कि आइंस्टाइन ने क्या बोला? होल वर्ल्ड इज स्टैटिक या यूनिवर्स इज स्टैटिक? यस और नो, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक मॉडल था। क्लियर हो गया, ठीक है। लार्ज स्केल प्रॉपर्टी इज, बताया ना अभी, लार्ज स्केल प्रॉपर्टी इज, just wait, not vary with time, not vary with time, ठीक है। ये आइंस्टाइन का स्टैंड था। आज के डेट में क्या आपको ये पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है स्टैटिक है या मूव कर रहा है? तो आंसर डेफिनेटली होगा कि भाई हमारा जो यूनिवर्स है दैट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। यस और नो, मूव कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये आइडिया आज के टाइम में रेलेवेंट है, तो आंसर है नो, ठीक है। क्यों? 1929 में हबल नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया था, क्या? कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। एडविन हबल नाम है, 1929 के आसपास थ्योरी आती है, ठीक है। 1929, एडविन हबल, ठीक है, फाउंड दैट यूनिवर्स इज, ठीक है। क्या ये टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। एडविन हबल ने क्या बोला कि इनवर्स, ठीक है, फाउंड दैट इनवर्स इज मूविंग। इसका मतलब कि आइंस्टीन का जो स्टैटिक आइडिया था वो क्या हो गया? गलत साबित हो गया। बाद में आइंस्टीन ने इस ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दे रखा था उसको उन्होंने क्या कहा कि इट इज द बिगेस्ट ब्लंडर, इट इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट आई हैड मेड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बिग बैंग थ्योरी जो आज से 13.6 बिलियन ईयर से वो स्टार्ट हुई, ठीक है, जहाँ से यूनिवर्स के साथ साथ, ठीक है, लाइफ के लिए पॉसिबल इंग्रेडिएंट्स तैयार हुए, है ना। लाइक अगर सोचो ऑक्सीजन नहीं होता, एटम्स नहीं होते, ठीक है, एटम्स को छोड़ो, आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, तो हाउ एटम इज फॉर्म, हाउ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। अगर एटम, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप ऑक्सीजन को कैसे समझ सकते हो? ऑक्सीजन कैसे बनेगा? क्या ऑक्सीजन विदाउट प्रोटॉन, विदाउट न्यूट्रॉन, विदाउट इलेक्ट्रॉन बन सकता है? तो आंसर इज नो। तो ये सारी चीज़ें जो फिजिबल हुई, जो पॉसिबल हुई, इट इज़ ओनली हैपेंड आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी। यस और नो, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद अभी ये समझेंगे, फिलहाल मैं आपको बस एक क्रोनोलॉजिकल आइडिया दे रहा हूँ कि आप समझ पाओ, ठीक है, कि किस तरीके से यूनिवर्स के लिए थ्योरी आई, ठीक है, लेटेस्ट थ्योरी क्या है, ठीक है। क्योंकि आगे भी इसकी और भी थ्योरी आएंगी, क्योंकि हम आगे जब क्वांटम पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटम साइंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा हमें डेप्थ देखने को मिलता है। फिलहाल आइंस्टीन का आइडिया था कि वर्ल्ड इज स्टैटिक। इस बात से ये पता चलता है कि आइंस्टाइन भी फेल हुए थे। अरे यस और नो, ठीक है, जब उन्होंने कहा कि इट इज़ अ बिगेस्ट ब्लंडर। यस और नो, समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि वी ऑल कॉमन मैन ही गलतियां करता है, बड़े बड़े लोग भी गलतियां करके गए हुए हैं, ठीक है। सो आइंस्टीन का क्या कहना था? आइंस्टीन का क्या क्या कहना था कि भाई वर्ल्ड इज स्टैटिक, बट आफ्टर एडविन हबल, ठीक है, एडविन हबल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि वर्ल्ड इज मूविंग। तो यहाँ पे आइंस्टीन अपनी बात से सहमत हो जाते हैं कि यस आई हैव मेड बिगेस्ट ब्लंडर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो एक्चुअल में क्या है कि हमें समझना ये है, जस्ट वेट गाइस, ठीक है, कि
क्या ये जो आइंस्टीन ने बोला, ठीक है, आज के टाइम में रिलेवेंट है कि नहीं? तो आंसर है कि नहीं, ये रिलेवेंट नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं इनके बाद, ठीक है, 1920 में। मैं फ्रेड हॉयल पे भी आऊँगा, ठीक है। 1922 में रशियन साइंटिस्ट थे, आप मैथमेटिशियन भी कह सकते हो, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। जस्ट वेट, इसको अभी फ्रेड हॉयल आएगा, ठीक है। अलेक्जेंडर, ठीक है। ये आइडिया कब आया? 1920 में। एक चीज ध्यान से देखो, क्रोनोलॉजी नहीं पता रहेगा तो आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे 1970 बताया, फिर आपने 1929 में, मैंने यहाँ पे ये बताया कि भाई 1917 में आइंस्टाइन ने ये आइडिया दिया लोगों को, ठीक है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का, ठीक है, या होल वर्ल्ड इज स्टैटिक, या स्टैटिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स दिया। किसने? आइंस्टाइन ने। ये बात खत्म हो जाती है। अब इस बात को साबित होने में, गलत साबित होने में टाइम लगा, ठीक है। तो अब 1929 में, ठीक है, सो ऐसा तो है नहीं कि 1917 और 1929 के बीच में कोई और साइंस या कोई और साइंटिस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो वहां पे नाम आता है क्या? अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, ठीक है। 1929 में इनका आया, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिकली, अच्छा, इन्होंने भी क्या यूज किया? यूजिंग आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके इन्होंने क्या आइडिया दिया? मैथमेटिकली इन्होंने आइडिया दिया क्या? कि यूनिवर्स could either expanding और कॉन्ट्रैक्टिंग। चलो, ये आइडिया समझ में आया कि यूनिवर्स या तो एक्सपैंड हो रहा है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अरे यस और नो? क्लियर हो गया? इसका मतलब कि यहाँ पे जो आइंस्टाइन का स्टेटमेंट था वो भी क्या हुआ? गलत साबित हुआ। या ऐसा बोल सकते हैं कि अलेक्जेंडर जो फ्रेडमैन है वो आइंस्टाइन के बात से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक क्लू हमें मिला कि यस, एक्चुअली ये जो आइडिया था दैट वाज फॉर्म्ड बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उन्होंने प्रूव किया कि यस, यूनिवर्स इज इधर एक्सपेंडिंग। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि करेंट स्टैटिक आइडिया क्या है अर्थ, सॉरी, यूनिवर्स को लेके, कि कैसे पता चला कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। आई विल डिस्कस। अभी मैं वो सारे वर्ड यूज करूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो डोंट वरी, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हुआ? अलेक्जेंडर फ्रीडमैन 1929 में उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि यूनिवर्स कुड बी इधर एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब स्टैटिक तो नहीं है, ठीक है। साथ ही में एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था, इनका नाम आप खोजोगे तो ज़्यादा आपको लाइक विजिबल नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब पे देख लो, इंटरनेट पे देख लो, आपको जब क्रोनोलॉजी पढ़ोगे तब आपको वहाँ पे इनका नाम आएगा, ठीक है। वेस्तो स्लीफर, वेस्तो वेस्तो स्लीफर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने वर्क किया, ठीक है, रेड शिफ्ट। क्या है रेड शिफ्ट? तो रेड शिफ्ट से ये पता चलता है, ठीक है, कि भाई जो ऑलमोस्ट जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, गैलेक्सीज हैं वो रेड लाइट इमिट करती हैं। और वो जो रेड लाइट है हमसे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, हमसे दूर जा रहा है। जैसे डॉपलर इफेक्ट उन्होंने यूज़ किया। क्या यूज़ किया? डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? आई डिस्कस। तो डॉपलर इफेक्ट के आइडिया से, ठीक है, इन्होंने रेड शिफ्ट का आइडिया दिया कि भाई कैसे गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, ठीक है, कैसे हमसे अवे जा रही हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक हमने क्या देखा? सबसे पहले आइंस्टाइन का आइडिया, फिर किसका देखा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आइडिया, सॉरी, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन का आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन क्या हो गए? गलत साबित हो गए, ठीक है। ये समझ में आ गया? रेड शिफ्ट पे कौन स्टडी कर रहा था? वेस्तो स्लीपर, ठीक है, अलेक्जेंडर
इनका जो टाइम पीरियड है आइंस्टाइन और इनके दोनों के पैरेलली चल रहा था। ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने किया देन इन्होंने किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्रोनोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले आइडिया हमने किसका देखा, आइंस्टाइन का। उसके बाद किसका देखा हमने, अलेक्जेंडर फ्रिडमैन का। और सपोर्टिंग आइडिया जो इनके मॉडल को सपोर्ट करता है वेस्तो, ठीक है। इनका आइडिया क्या था कि भाई कैसे ये जो रेड लाइट है हमसे दूर जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हो, आपके सामने से एम्बुलेंस जा रही है, जब दूर है तो आवाज़ क्या है, कम है। जैसे जैसे पास आएगी एम्बुलेंस आपके पास, आवाज़ बढ़ती चली जाएगी, फिर आपसे दूर जाएगी आवाज़ घटती चली जाएगी। उसी तरीके से उन्होंने लाइट एमिट होने वाली जो हमारी गैलेक्सीज हैं, जो स्टार्स हैं, उनसे जो लाइट एमिट हो रही है उसकी स्टडी इन्होंने करी, ठीक है। और तब उन्होंने आइडिया दिया कि यस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो फाइनली द मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ, ठीक है, कि भैया यूनिवर्स इज नॉट स्टैटिक, यूनिवर्स इज मूविंग। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं 90-70 तो 90-20। आई होप ये वाली बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे फ्रेड हॉयल को अभी, ठीक है। आइंस्टाइन 90-70, ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपने सॉरी ये देखो, ये जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, ये अलग ही साइंटिस्ट है, ठीक है। इनको हम बायोटेक में पढ़ेंगे, जब एंटीबायोटिक वगैरह पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये बार बार बायोटेक अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, तो उसका भी एक तरीके से कह सकते हो फैक्ट है अभी यहाँ पे। खैर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा थ्योरी पढ़ाता हूँ और आप मुझे समझाना और बताना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बलून है, लेट से वो बलून का शेप जो है कुछ तरीके से इस तरीके से है, ठीक है। इसका अभी सरफेस एरिया क्या है, कम है ना, सरफेस एरिया कम है। जैसे ही आप क्या करते हो, इसके अंदर एयर ब्लोन करते हो, क्या करते हो, एयर, तो ये क्या करता है, अपना एरिया धीरे धीरे इंक्रीज करने। अरे यस और नो, धीरे धीरे इसका एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। क्या मैं इसका उल्टा नहीं सोच सकता कि अगर एक बलून अभी काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पहले क्या हुआ होगा, काफ़ी छोटा रहा होगा। अरे यस और नो, बोलो। क्या इस तरीके से मैं कुछ आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि देखो साइंस में एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी तो अभी की बात है ना। इससे पहले क्या चलता था, इससे पहले आइडियाज हाइपोथेसिस, फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट वर नॉट देयर। भाई साइंटिस्ट कब बने, रेनेसा के बाद। रेनेसा से पहले क्या थे, सब फिलोसोफर थे। रेनेसा के बाद ही सारे साइंटिस्ट हुए, उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुए अपनी बातों को प्रूव करने के लिए। यस और नो। तो एक तरीके से जब किसी भी एक मॉडल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब उसका उल्टा। अगर मैंने बोला एक स्टेटमेंट कि भाई ये चीज़ पहले काफ़ी सरफेस एरिया कम था, अब सरफेस एरिया काफ़ी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या हुआ कि भाई ये पहले कभी छोटा रहा होगा। अरे यस और नो, क्लियर है। तो ये सब पहले कोई भी जो थ्योरी देता है वो पहले क्या करता है, पहले एक एजम्पशन देता है, एजम्पशन देने के बाद उसको प्रूफ करने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि आप प्रूफ किसको करोगे, एक आइडियाज़ को, एक थॉट्स को, ठीक है। उसके लिए हमें पहले एक एजम्पशन तैयार करना पड़ेगा। तो ये एजम्पशन क्या है, ध्यान से समझो। ये मैं आपको जॉर्ज लेमात्रे का आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझते हैं। मैंने क्या बोला कि एक बलून जो काफ़ी पहले छोटा सा था, ठीक है, वो धीरे 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 ये क्या हुआ, एयर जैसे जैसे आप ब्लोन कर रहे हो वैसे वैसे इसका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो हमने क्या सोचा कि अभी अगर यूनिवर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, ठीक है, अगर यूनिवर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, एक तरीके से कॉमन लेमन वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर यूनिवर्स बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कि छोटी चीज़ों से शुरुआत हुई होगी इसकी। अरे यस और नो, बोलो। कहीं ना कहीं ये
देखते हैं। मैंने बोला आपको, ठीक है, कि यहाँ पे तो सरफेस एरिया क्या है, काफ़ी कम है। अब ये सरफेस एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी तरीके से, ठीक है, लेमात्रे का क्या मानना था? लेमात्रे कह रहे थे आज जो यूनिवर्स काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले ये एक बहुत ही छोटे सिंगल, बहुत ही स्मॉल रीजन से स्टार्ट हुआ। ये जो सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, ठीक है, इसको उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि एक बलून जैसे जैसे अपना क्या कर रहा है, शेप इंक्रीज कर रहा है, उसी तरीके से यूनिवर्स जो एक्सपेंड कर रहा है आज, वो पहले कहीं ना कहीं एक छोटा सा सिंगल पॉइंट रहा होगा। यस और नो? ये सिंगल पॉइंट क्या रहा होगा, काफी डेंस रहा होगा। काफी क्या रहा होगा, डेंस रहा। आप ये सोचो, अगर कोई चीज के अंदर मटेरियल ही नहीं है तो क्या वो चीज एक्सपेंड करेगी? आइडिया इज नो। मटेरियल को एक्सपेंड करने के लिए उसके अंदर स्टोरेज मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बलून जो था पहले सिकुड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास क्या था, मटेरियल था एक्सपेंड होने के लिए। यस सुनो, तभी तो जा करके क्या हुआ, बड़ा हुआ। इसका मतलब कि अगर ये सिंगल पॉइंट काफ़ी डेंस, काफ़ी घना नहीं होता तो क्या होता है, ये यूनिवर्स आज एक्सपेंड नहीं करता, क्योंकि उसके पास उतनी एक्सपेंड करने के लिए एनर्जी नहीं होती। यस और नो? है। ये जो सिंगल पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ये जो सिंगल पॉइंट है, यहाँ से यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ गई कि यूनिवर्स स्टार्ट एज जस्ट अ सिंगल पॉइंट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। What he say? He said that universe stretch and expand to get as big as it is now. मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। जिसकी शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई थी, ठीक है, वो स्ट्रेच हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, जो कि आज आप इस समय में देख रहे हो। बाद में इसी आइडिया को जॉर्ज लेमात्रे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये किसका आइडिया है, सॉरी, देखो, जॉर्ज लेमात्रे बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट एंड कैथोलिक प्रीस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आइडिया दिया किसका, बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी जो वर्ड है बिग बैंग, इन्होंने यूज नहीं किया था, ठीक है। समझते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। हमने क्या देखा कि जॉर्ज लेमात्रे का जो आइडिया है क्या है कि यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जो कि काफ़ी क्या था, डेंस था। काफ़ी क्या था, डेंस था, ठीक है। और इसी डेंस में कोई प्रॉब्लम आई होगी, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आई होगी। हम देखेंगे कि वो कौन सी एनर्जी आई होगी, ठीक है, डोंट वरी। फिलहाल ये बात समझ में आया, ठीक है। ये सिंगल पॉइंट काफ़ी जो डेंस था वो क्या हुआ, एक्सपेंड होना स्टार्ट किया, और ये आज भी एक्सपेंड हो रहा है। अरे ये सुनो, ज्विस्की नाम के एक साइंटिस्ट है जापान के, जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ लगभग 20 साल पहले उन्होंने बताया था एक एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट लास्ट में बताऊंगा कि कैसे यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये बात आज भी सही है। इसका मतलब कि जॉर्ज लेमात्रे आइडिया इज, ठीक है, रेलेवेंस इन द टुडे टाइम्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जॉर्ज लेमात्रे का आइडिया आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या समझना है, ध्यान से सुनो। एक साइंटिस्ट थे, जस्ट वेट, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, ठीक है, फ्रेड होयल। क्या नाम था, फ्रेड होयल। फ्रेड होयल जो है 1948 के आसपास ये एक आइडिया देते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्स हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। का मतलब इट इज इटर्नल एक्सपेंडिंग, बट द ओवरऑल डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी क्या हो रही है, कुछ मैटर कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं बताओ, कुछ बन भी रहे हैं, यानी बनना और बिगड़ना। अरे यस और नो? इसका, इनका कहने का मतलब था कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आइडिया आता है, अभी आऊंगा इस पे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंटोनी लेवाइजर ने दिया था, ठीक है।
ये अभी फिलहाल मुझे समझाना नहीं था आपको, बस आपको रेलेवेंस के लिए समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बोला, ए प्लस ई, दो चीज़ अगर मिलकर कोई नई चीज़ बना रही है सी प्लस डी, ये और ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। उसी तरीके से ठीक है, अगर कहा जाए, ठीक है, फ्रेड हॉयल के आइडिया को लेकर के, तो उनका क्या कहना है कि यूनिवर्स जो है, ध्यान से समझिए, यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है और ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब यहाँ से वर्ल्ड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाकर के दुनिया खत्म हो जाए। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्या है, एक तरीके से एक्सपेंडिंग कर रही है, फैल रही है, लेकिन इसका ओवरऑल जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि एक जगह जा करके ये क्या हो जाएगा, रुकना बंद हो जाएगा। यस और नो? तो इनका कहना था, ठीक है, फ्रेड हॉयल, नाम याद रख लीजिए, फ्रेड हॉयल। ठीक है, तो फ्रेड हॉयल 1948 के आसपास, ठीक है, इन्होंने एक मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम क्या था, स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी आ गया समझ में? ये अकेले नहीं थे, तीन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था फ्रेड हॉयल, थॉमस कोल्ड एंड हरमन बॉन्डी। ठीक है, इन्होंने 1948 में आकर के इन्होंने ये आइडिया दिया। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो फ्रेड हॉयल का क्या कहना था, बताओ? यूनिवर्स हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, ये स्टेटमेंट लिख लेना, एंड इट इज इटर्नल, एक्सपेंडिंग, बट इट्स डेंसिटी ओवरऑल रिमेन्स कांस्टेंट। आ गया समझ में? मतलब कि एक समय के बाद, ठीक है, घटना बढ़ना बंद भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? आ गया समझ में? ठीक है, चलो, मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यहाँ पे बनी और ख़त्म होकर के यहाँ पे बन गई, तो इसको फिल करने के लिए भी कोई चीज़ यहाँ पे आएगी। एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बट डेंसिटी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। मतलब वही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जितना बनेगा उतना ही बिगड़ेगा और वापस ये लूप चलते चला जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जैसा आइडिया था, ये मैंने समझाने के लिए बताया, इन्होंने नहीं दिया तो किसने दिया था, एंटोनी लेवॉइजर। एंटोनी लेवाइजर। चलो समझ में आ गया फ्रेड हॉयल का आइडिया, स्टेडी स्टेट थ्योरी का, क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, मैं हॉयल का नाम क्यों यूज़ किया, क्यों आपको बताया मैंने। हॉयल ने सबसे पहले टर्म जो यूज़ किया, बिग बैंग। ठीक है, 1949 में बीबीसी रेडियो ब्रॉडकास्ट में, ठीक है, आइंस्टाइन के आइडिया को, ठीक है, आइंस्टाइन के आइडिया को क्या, कि यूनिवर्स इज स्टैटिक, ठीक है, और फ्रीडमैन के आइडिया को काउंटर करते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, हालांकि उन्होंने जोक्स अपार्ट में या एक तरीके से काउंटर करने के लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, हॉयल। हॉयल ने क्या किया, एक वर्ड यूज़ किया जिसको उन्होंने बोला बिग बैंग। बिग बैंग। तो जॉर्ज लेमात्रे को, ठीक है, ध्यान से सुनना, 1949 में बीबीसी के ब्रॉडकास्ट में, ठीक है, हॉयल ने एक वर्ड यूज़ किया जब उनसे पूछा गया कि भाई आप आइंस्टाइन के आइडिया को, फ्रीडमैन के आइडिया को किस तरीके से देखते हैं। उन्होंने कहा कि या एब्सोल्युटली इट्स अ काइंड ऑफ बिग बैंग। तो बिग का मतलब काफ़ी बड़ा और बैंग का मतलब काफ़ी, है ना? तो यहाँ से एक वर्ड आया, बिग बैंग, फ्रेड हॉयल के वर्ड से। बाद में यही जो बिग बैंग वर्ड है, ठीक है, जॉर्ज लेमात्रे के आइडिया को कवर करते हुए एक नाम बन जाता है, का नाम पड़ता है द बिग बैंग थ्योरी। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि बिग बैंग थ्योरी का नाम कैसे पड़ा? चलो इसको एक बार ना समराइज करते हैं जो भी आपने पढ़ा। ठीक है, चलो इससे पहले समराइज करते हैं आप लोग। समराइज करते हैं क्या? सबसे पहले टाइम 1970, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, फ्रीडमैन 1922, ठीक है, ये 1970, ठीक। फिर उसके बाद फ्रेड हॉयल, सॉरी जस्ट
फ्रेडमैन सॉरी जॉर्ज लेमात्रे 1927 और लास्ट में एडविन हबल 1929। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक, आइंस्टीन ने बोला क्या कि होल वर्ल्ड इज स्टैटिक। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने क्या बोला कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक, जॉर्ज लेमात्रे ने क्या बोला कि यूनिवर्स इज जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी डेंस सिंगल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। इन सबको ठीक है काउंटर करने के लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, जॉर्ज लेमात्रे, इन सबको काउंटर करने के लिए लास्ट में कौन आता है? एडविन हबल। सॉरी सॉरी, ऑयल, सिंगल नाम लिखते हैं छोटा सा, ऑयल। ठीक है, तो हॉयल 1948। ठीक है, तो 1948 में ठीक है क्या आता है? स्टैटिक थ्योरी, जो इन सब को क्या करता है? काउंटर बैलेंस करता है। अच्छा, हॉयल का क्या कहना था कि यूनिवर्स इज स्टैटिक और मूविंग, सो आंसर इज द बोथ। इनके हिसाब से यूनिवर्स एक्सपेंड भी कर रहा है और स्टैटिक भी है, दोनों आइडिया है। तो इनकी जो थ्योरी थी वो कैसी थी? स्टेडी स्टेट थ्योरी, यस और नो? ठीक है, चलो। तो और एडविन हबल क्या है? एडविन हबल जो है फाइनली प्रूफ कर देते हैं क्या? ये जो एक्सपेंडिंग वाला आइडिया है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके 1929 में क्लियर हो गया। और जो द फर्स्ट वर्ड दैट इज क्वाइंड बिग बैंग वाज बाय हॉयल। अब समझ में आ गया? ठीक है, कि बिग बैंग कैसे नाम आया, किस तरीके से क्या हुआ, उससे पहले क्या लोग मानते थे। अब हम लोग जब ये पता चल गया है कि कंटिन्यूअस स्टेट इज सॉरी द करंट स्टेट इज कि अर्थ यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो बाकी थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे आइंस्टीन, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इट वाज माय बिगेस्ट ब्लंडर, जिन्होंने क्या दिया? कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दिया। क्लियर है। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन मैंने आपको बताया, जॉर्ज लेमात्रे। अब हम लोग जॉर्ज लेमात्रे के ही आइडिया को पढ़ करके पूरा क्या करते हैं? यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द कन्वेंशन। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं बिग बैंग। ठीक है, तो बिग बैंग आपको अब ये पता चल गया कि एक पहले छोटा सा कोई रीजन था, ठीक है, जो काफ़ी डेंस रहा होगा। ठीक है, ये जिसको हमने एक सिंगल पॉइंट बोला है। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट किसी भी कारण के वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से, किसी एक्सटर्नल एजेंट के वजह से ये क्या हुआ? इसके अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। ये जब इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई इसके अंदर, तो इसने क्या किया? एक्सप्लोड किया। क्या किया? एक्सप्लोड किया। इसके एक्सप्लोजन को, ये जो सिंगल पॉइंट काफ़ी डेंस रीजन था जो था, यानी कि बहुत भारी भरकम में मात्राएं सारी चीज़ें क्या थी? एक छोटे से रीजन में बन रही थी। तो आप समझ सकते हो, जो बहुत बड़ा मास एक छोटे से रीजन में क्या हो? ठीक है, कंडेंस हो, ठीक है, डेंस हो, तो उसमें क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये किसी कारणवश ये सिंगल पॉइंट क्या हुआ? बस्ट हुआ आज से 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, जिसको हमने क्या बोला कि बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, जहाँ पे बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब एक्सप्लोजन। ठीक है, दैट एक्सप्लोजन वॉज नॉट रेगुलर। ठीक है, इरेगुलर एक्सपेंशन था, काफ़ी वास्ट था, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बिग बैंग एक्सप्लोजन आज से 13.6 बिलियन ईयर से हुआ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब समझते हैं क्या हुआ, ध्यान से समझ। जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे क्या हुए? पार्टिकल्स बने। ठीक है, पार्टिकल डिस्कवर हुए। कौन कौन से पार्टिकल्स थे? देखो, हम पूरी बिग बैंग से लेकर के आज तक के टाइम पीरियड को हम क्रोनोलॉजिकल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन ट्रिलियंथ ऑफ द सेकेंड, ठीक है, से लेकर के 1 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट से लेकर के टिल नाउ हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं विद द सेम आइडिया, दैट इज बिग बैंग थ्योरी को लेकर। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? चलो तो देखते हैं इसको। पहले जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, तो उस समय ध्यान से समझिए, वेरी लार्ज एनर्जी एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या थी, एग्जिस्ट थी, ठीक है। एक तरीके से अगर आप इसको समझना चाहोगे तो हॉट सूप की तरह समझ सकते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी था। जब एक छोटा सा रीजन जो काफ़ी डेंस था, जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हुए, बने। उन पार्टिकल्स में से ध्यान से समझो, उस पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स मैटर बने, कुछ एंटी मैटर्स बने, ठीक है, ध्यान से समझिए, मैटर, एंटी मैटर। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब होगा, ठीक है, बट अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है, और इसको हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वी विल डिस्कस लेटर इन सेपरेट क्लास, ठीक है, कि मैटर क्या होता है, एंटी मैटर क्या होता है, जब मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? तो पार्टिकल फिजिक्स में आपको बताऊंगा कि मैटर, एंटी मैटर क्या होता है, थोड़ा सा भी डिस्क्रिप्शन देता हूँ आप लोगों को। तो मैटर डिस्कवर हुए, एंटी मैटर, ये दोनों जो थे इक्वल अमाउंट में थे। क्या थे? इक्वल अमाउंट में थे, ठीक है। तो मैटर को अगर हम प्लस बोलें, ठीक है, तो इसको अपन माइनस बोलेंगे। अगर नंबर दें इनको, अगर माइनस प्लस हाफ, इसको माइनस हाफ। इसका मतलब कि एंटी मैटर और मैटर एक साथ एग्जिस्ट किए और दोनों इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट किए, ठीक है। अगर ध्यान से सुनिए, मैटर और एंटी मैटर जब दोनों आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। इस एनर्जी का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। पढ़ाऊंगा साइंस टेक की क्लास में, अभी ज्योग्राफी की क्लास है, सो दैट्स व्हाई नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल। क्लियर हो गया? फिलहाल समझ लो कि मैटर, एंटी मैटर भी क्या हुए, कुछ समय एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, उस समय थे, ठीक है, और अभी आने वाले टाइम में और कुछ टाइम पहले भी कुछ एंटी मैटर डिस्कवर हुए हैं, और आगे भी मैगजीन्स में, द नेचर या और भी जो पब्लिकेशंस हैं उनमें आते रहता है कि हाँ कुछ नए एंटी मैटर जैसे हमने कुछ डिस्कवर किए। मैटर, एंटी मैटर भी उस समय एग्जिस्ट करते थे जब बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है। जस्ट उसके कुछ मिनट, कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट्स बाद, ठीक है, अब यहाँ पे मिनट सेकंड नहीं समझते हैं, ठीक है, फिलहाल आप समझिए कि जस्ट बिग बैंग होने के बाद की अवस्था। जब यहाँ पे बिग बैंग हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वार्क्स भी देखने को मिला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी थे हमारे पास, प्रोटॉन्स भी थे, क्लियर हो गया, और न्यूट्रॉन्स भी, ठीक है। क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स वह मैटर होता है जिससे क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर के बने होते हैं। अब देखो, ये अगेन पार्टिकल्स थ्योरी है, यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता, बट इनकी डिटेल्स हैं कि क्वार्क्स क्या होता है, ठीक है। सो बस इतना समझ लो, क्वार्क्स एक मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद थे। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग, इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स के नहीं बने होते, बस इतना याद रख लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बने होते हैं क्वार्क्स से, ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए इनको हेड्रॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब दो क्वार्क्स आपस में मिलते हैं तो हेड्रॉन बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हेड्रॉन की कैटेगरी में आते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो आपने पढ़ रखा है वो क्या है, यही दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं करते थे। खैर वी विल डिस्कस, डोंट वरी, ठीक है। चलो समझ में आया, क्वार्क्स थे, इलेक्ट्रॉन्स था, प्रोटॉन्स था, ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन एटम्स नहीं, एटम्स नहीं बना, ठीक है, क्योंकि एटम्स के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन चाहिए, और वैसे ओवरऑल क्या चाहिए हमारे पास, तीनों सिस्टम चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, फिलहाल ये बात समझ में आएगी कि कुछ मिनट से बिग बैंग के बाद ये सारी चीज़ें क्या हुई। इन लेटर स्टेज पे क्या हुआ, ध्यान से समझिए, लेटर स्टेज के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में मिलकर क्या बना है, न्यूक्लियस,
और जब न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो सो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.67493 10⁻⁻27। प्रोटॉन का अगर मास देखोगे, ठीक है, तो 1.67262 इंटू 10⁻⁻27। वही इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे तो 9.1 10⁻31 kg। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा मास इसका है, देन इसका, सबसे लास्ट में इसका है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, न्यूक्लियस बनाए, तो न्यूक्लियस की ग्रेविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जब ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कैप्चर हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कैप्चर हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया तो एक एटम में हमारे पास, ध्यान से समझो, क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या बना, एटम्स बना, ठीक है। जब एटम्स बने तो फिर क्या बनेगा, एलिमेंट्स बनेंगे। और शुरुआती दौर में जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, हाइड्रोजन था, हीलियम था और लिथियम। तो नेचर में जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या था, हाइड्रोजन था, फिर हीलियम था, देन लिथियम, ये सीक्वेंस में है। क्लियर हो गया। तो दिस इज द आइडिया, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि जब एटम्स जो बना हमारे पास, ध्यान से देखो, तो ये जो एटम्स बना ना, दैट इज न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब नो चार्जेस देयर, नो चार्जेस देयर, है ना, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हम उसको न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक। अब कहीं पे भी चार्ज आता है तो वो चीज़ क्या होती है, एनर्जी एमिट करने की कोशिश करती है। वी विल डिस्कस। फिलहाल समझ में आया कि कैसा एटम बना, न्यूट्रल एटम बना। नाउ, ठीक है, जब न्यूट्रल एटम बना, ठीक है, यहाँ तक ध्यान से समझिए, यहाँ तक न्यूट्रल एटम बना, लगभग 1,85,000 मिलियंस की बात है ये बात, ध्यान से समझो। हमने देखा कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो कैसा है, डार्क है। डार्क क्यों है, क्योंकि एटम्स कैसा था, न्यूट्रल था। डार्क से बचने के लिए क्या चाहिए था, हमारे पास लाइट चाहिए था। लाइट कैसे आती, आयंस से आती, चार्ज से आता, प्लाज्मा से आता, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, जब आप किसी न्यूट्रल एटम को हीट देंगे तो वो एटम्स गैसियस स्टेट में चला जाएगा और अपने अंदर से बहुत सारे एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था, ना एनर्जी उतनी थी, एनर्जी वॉज वेरी लो, ठीक है। क्यों, बिग बैंग हो चुका है, धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी यूनिवर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडा होते चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एटम वॉज न्यूट्रल, ठीक है। एंड इस समय जो स्थिति थी वो डार्क एज थी, तो कहा जाता है कॉस्मिक डार्क एज, मतलब कि उस समय यूनिवर्स में हमारे पास एनर्जी नहीं था। नो स्टार वॉज देयर, यहाँ तक कोई भी स्टार नहीं है। अरे यस और नो, समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या था हमारे पास, न्यूट्रल था, ठीक है। नो चार्ज वॉज देयर, नो चार्ज, ठीक है। नो प्लाज्मा, ठीक है, नो प्लाज्मा, इसीलिए नो लाइट इज, नो लाइट इज देयर, नो लाइट, क्यों, नॉट एनफ एनर्जी इज ऑल्सो देयर, नॉट एनफ एनर्जी। ये बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मिक डार्क एज, यानी कि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन सब न्यूट्रल हैं, इसीलिए हमारे पास अभी लाइट नहीं है। तो जब बिग बैंग हुआ, ठीक है, उसके कुछ समय बाद, ठीक है, हमने एक ऐसा समय भी देखा जो कैसा था, डार्क एज। ये दिख रहा है आपको, देखो इधर आपको डार्क एजेस नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइट दिखेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी वो एनर्जी क्या हो गई, वो यूज़ हो गई। जो भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमिट हुआ था तो उससे क्या हुआ, ठीक है, चीज़ें बननी स्टार्ट हुई। भाई क्वार्क्स बना होगा तो एनर्जी लगी होगी, एटम्स बना होगा तो एनर्जी लगी होगी, तो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। अब यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में आ गया था जहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं थी कि चीज़ें ग्लो हों, एक स्टार बन सके। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक डार्क एज, ठीक है। रीजन एक ही था, सिंपल, कि हमारे पास क्या था, डार्क न्यूट्रल एटम्स थे, ठीक है। अब समझते हैं उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। अब जब
हमारे पास हमने देखा कि कॉस्मिक डार्क स्टेज आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझिए। उसके बाद हमारे पास, ध्यान से देखो, जस्ट वेट। अब एक चीज सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, एक एटम है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे रोल जो आता है ग्रेविटी का, ठीक है, किसका आता है, ग्रेविटी का। अब आप देखो उस समय की बात है, लाइट नहीं था, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मास नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, भाई ये तो चीजें थी ना मौजूद। तो हुआ क्या कि इंटेंस, अब ध्यान से सुनना, इंटेंस ग्रेविटी, इंटेंस ग्रेविटी, ठीक है, या समहाउ डार्क मैटर, ठीक है, ये दोनों ने मिल करके, ध्यान से सुनना, वेट गाइस। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें होंगी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज आई, ठीक है, स्टार्ट द क्लास इन द नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट डे, यानी कल या द डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास, थैंक यू एवरीवन। एंड हम लोग इसी तरीके से, जैसे आज मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ाया बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक, इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहीं से कि कैसे कॉस्मिक एज के बाद क्या हुआ, कॉस्मिक एज के बाद फिर हम लोग आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द अर्थ सिस्टम, ठीक है, अर्थ सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे।